हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th का जो फिजिक्स है, उसके वीवीआई जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस-किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं, तो उस पे हम लोग आज बात करेंगे। अगर आप सभी इस चैनल पर अभी तक नए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस को आप सभी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दें। तो आप सभी को देरी नहीं करना है, जाके जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन की घंटी दबा देना है, ताकि जितने भी वीडियो हैं वह आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत करता हूं और कंटेंट तैयार करता हूं, अगर आप सभी एक सब्सक्राइब और एक लाइक नहीं कीजिएगा और कमेंट नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा डिमोटिवेट होना पड़ता है। तो इसलिए आप सभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और शुरू करते हैं। जो आज का मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं कलर ले लेता हूँ, कौन सा कलर ले लें हम बताएं। तो मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने ब्लैक ले लिया। तो यहाँ कह रहा है प्रकाश एक प्रकार का क्या है। तो प्रकाश जो है एक प्रकार क्या है? प्रकाश एक प्रकार की, आप लोग जानते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा क्या है? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वह क्या कहलाती है? यानी कि जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है, जो हमें प्रकाश को देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तमान वस्तुएं, जिनसे प्रकाश निकलती है, जिनमें प्रकाश होता है। तो जैसे दीप्तमान वस्तुएं देख लीजिए। अब दीप्तमान वस्तु भी दो प्रकार की होती है। दीप्तमान वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है प्राकृतिक होती है, एक होती है मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में जो दीप्तमान वस्तुएं होती है वो होता है सूरज, चांद। और जो मानव निर्मित में दीप्तमान वस्तुएं होती है या प्रदीप्त वस्तुएं होती है, वो होती है बिजली का बल्ब, लालटेन, दिया, मोमबत्ती, ये सब जो है टॉर्च, ये सब चीज़ें जो हैं वो है प्रदीप्त वस्तुएं हैं जो कि मानव निर्मित है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं वह क्या कहलाती है। अब देखिए, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, यानी कि प्रकाश उन वस्तुओं से नहीं निकलता है, उन सभी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो उन सभी वस्तुओं को यानी कि हम लोग अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि हो गया ईंट, हो गया लकड़ी, हो गया कागज, हो गया पेन, हो। तो दोस्तों, हम लोग चौथे क्वेश्चन पे थे। तो चौथा क्वेश्चन है हम लोग का, एक सरल रेखा पर चलने वाला प्रकाश, एक सरल रेखा पर चलने वाला प्रकाश जो है वह जो है क्या कहलाता है? जब प्रकाश मान लीजिए एक सीधी रेखा में इस प्रकार से अगर गमन करती है, चलती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे प्रकाश की किरण। उसे क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? जब प्रकाश जो है एक समूह में, प्रकाश जो है इस प्रकार से एक समूह में, ग्रुप में आगे बढ़े, समूह बनकर अगर आगे बढ़े, ऐसे अगर आगे बढ़ते जाए, इस प्रकार से आगे की ओर गमन करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम लोग? प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज। अब देखिए, इसमें हमसे पूछ सकता है जो किरण पुंज कितने प्रकार की होती है, ये भी क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार बोर्ड के बच्चों को लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। इस वीडियो को आप सभी स्किप बिल्कुल भी ना करें, यह बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो अब हम लोग देखते हैं कि छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो छठा वाला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? तो देखिए, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपसे, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश एक साथ चले किसी समूह से, क्या कहा जाता है? किरण पुंज। अब ये किरण पुंज किन किन प्रकारों से चलता है? ये तीन प्रकार के किरण पुंज होते हैं। एक होता है समांतर किरण पुंज, जो कि एक समांतर दिशा में चलता है, ठीक है, समांतर किरण पुंज। एक होता है अभिसारी किरण पुंज और एक होता है अपसारी किरण पुंज। इन तीनों किरण पुंज को आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना क्या कहलाती है? देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक ये मैं मिरर दे रहा हूँ और ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है? सूर्य है।
और जब यहाँ से सूर्य का प्रकाश ऐसे आएगा और इस दर्पण पे आएगा, फिर जो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, इस प्रकार से निकल जाएगा, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दोस्तों, वो है हम लोग का प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 9वां क्वेश्चन है, आपतन कोण आई हमेशा किसके बराबर होता है? यानी कि जो आपतन कोण जो है वो हमेशा किस कोण के बराबर होता है? आई का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल मतलब आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण जो होता है ये होता है रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो इसीलिए हम लोग इसको आर से सूचित करते हैं, इसको आई से सूचित करते हैं। ठीक है, तो जो हमेशा आई बराबर जो होता है वो हमेशा कोण आर ही होता है, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या कहते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो जो किसी भी कहीं भी जो प्रतिबिंब बनता है, या कैमरे में बनता है, या किसी भी आदमी के इसमें आँखों में बनता है, वो प्रतिबिंब किस प्रकार के बनते हैं? तो प्रतिबिंब हमेशा 2 ही प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक तो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा बनता है दोस्तों आभासी प्रतिबिंब। ये आप लोग को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? पहला बनता है आभासी प्रतिबिंब, पहला बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा बनता है आभासी प्रतिबिंब। 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वो पूछ रहा है किस प्रकार से बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है दोस्तों? हमेशा उल्टा होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब कहे तो जो होता है आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब कहने का मतलब हुआ हमारा वही आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ना, वो हमेशा सीधा ही बनता है। कैसा बनता है? हमेशा वो हमेशा सीधा बनता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इसमें किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? मान लीजिए अगर प्रकाश न रहे तो हम क्या किसी वस्तु को देख पाते हैं? जब लाइट कट जाती है गाँव में या किसी भी शहर में, तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं देख पाते। या जब सूर्य जब अस्त हो जाता है तो हम क्या किसी वस्तु को देख पाते हैं? अंधकार में तो नहीं देख पाते हैं। इसीलिए किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? तो ये हम किसी प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। दोस्तों ये भी एक वीवीआई क्वेश्चन है अपने आप में, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन इसको आदमी हल्के में ले लेते हैं। विद्यार्थी कहते हैं ये प्रकाश तो एक बहुत ही हल्का चीज़ है, इसको याद करके क्या फ़ायदा, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? समतल दर्पण में वस्तु दूरी किसके बराबर होता है? जो समतल दर्पण होता है ना, मान लीजिए ये क्या है, एक मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये एक समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण में जो है वस्तु की दूरी किसके दूरी के बराबर होता है? वस्तु की दूरी जो है वह प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। यानी कि जितना दूरी पे इधर हम किसी वस्तु को रखेंगे, उतना ही दूरी पे यहाँ पे इसका प्रतिबिंब भी बनने वाला है। यानी कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु। जो ये गोलीय दर्पण होता है, देखिए मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये जो गोलीय दर्पण है ना, ये गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ये जो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु है, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा ग्लोब जो होता है,
और ग्लोब का जो मध्य बिंदु होता है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं और इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उसी प्रकार गोलीय दर्पण में भी एक केंद्र बिंदु मध्य बिंदु पाया जाता है जिसे हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ क्या कह रहा है, इसको हम लोग को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। देखिए, तो जो गोलीय दर्पण है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। जो गोलीय दर्पण है ना, ये जो मान लीजिए गोलीय दर्पण है एक, ठीक है। अब इसकी एक फोकस दूरी होगी कहीं पे और एक वक्रता त्रिज्या होगी। इसके बीच में जो संबंध होता है ना, वो क्या होता है, जो फोकस दूरी होता है ना गोलीय दर्पण का, उसका वो जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब इसी में पूछ लिया जाए, जो वक्रता त्रिज्या होती है गोलीय दर्पण की, वो कितना होता है, तो वह फोकस दूरी का दुगुना होता है। दुगुना इसलिए होता है क्योंकि जब हम इसको f को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है वह फोकस दूरी का दुगुना होता है। इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर है। ये क्या कह रहा है, आइए हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि अवतल दर्पण में वस्तु ध्रुव पर हो। अगर मान लीजिए अवतल दर्पण है और वस्तु कहाँ है, ध्रुव पर है, यानी कि पोल पर है। कहाँ पर है? पोल पर है। तो प्रतिबिंब बताइए कहाँ बनेगा। मान लीजिए एक कैमरा है और उस कैमरा में उस कैमरा में अवतल दर्पण लगा हुआ है और उस अवतल दर्पण में वस्तु को हम लोग कहाँ पे रख देंगे, हम लोग ये मान लीजिए यहाँ पे ये ध्रुव पॉइंट है। क्या है? ये ध्रुव पॉइंट है। इस ध्रुव पॉइंट पे हम लोग किसी वस्तु को रख देंगे। अब जो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब भी उसके ध्रुव पर ही बनने वाला है। ये सेंटर पे ध्रुव जो पॉइंट है इस पर ही बनेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मान लीजिए ये अवतल एक दर्पण है और ये क्या है, अनंत है। कहाँ है? ये अनंत है। यहाँ पे किसी वस्तु को हमने रख दिया तो प्रतिबिंब जो बनेगा ना, यहाँ एक फोकस होता है। यहाँ से जो लाइट जाता है फोकस, तो यहीं पे जो उसका प्रतिबिंब बनेगा इस फोकस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है जो फोकस पर बनेगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग कभी न कभी तो जरूर बाल कटवाने के लिए सैलून में गए होंगे या दाढ़ी बनवाने के लिए सैलून में जरूर गए होंगे। तो वहाँ देखे होंगे जो सैलून में मिरर लगा रहता है वो अवतल दर्पण लगा रहता है। अवतल दर्पण इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसमें जितने भी छोटे छोटे बाल जो होते हैं वो एकदम क्लियर और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसलिए जो हजमात रूप में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दाढ़ी बनाने। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है, हजाम के कार्य में, जो हजाम का कार्य या नाई के कार्यों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को आंसर आना चाहिए कि अवतल दर्पण का उपयोग ही हजाम के कार्यों में लाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, गाड़ियों के हेडलाइट, जो देखे होंगे आप लोग ट्रक बस जो होता है उसके, या मोटरसाइकिल जो होता है उसके हेडलाइट में जो है कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस चीज़ पे भी आप लोग गौर कीजिए। आप सभी गाड़ी, बस या ट्रक, टेम्पू, रिक्शा, बहुत प्रकार के आप लोगों ने रोड पे चलते हुए देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने कभी यह गौर नहीं किया होगा ये जो लाइट है, हेडलाइट है, इसमें आखिर कौन से दर्पण लगे रहते हैं, कौन से इसमें कांच लगे रहते हैं। इस चीज़ पे आप लोगों ने कभी गौर नहीं किया था। तो आज इस वीडियो में आप सभी को ये चीज़ बता देता हूँ। तो इस चीज़ों में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। डॉक्टर रोगियों के नाक, जो नाक के डॉक्टर, नाक के विशेषज्ञ होते हैं, जो कान के विशेषज्ञ होते हैं या गला के विशेषज्ञ होते हैं, इन सभी में जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस सभी चीज़ों में भी जो है अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, सोलर कुकर। जो एक सोलर कुकर आता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जो सोलर कुकर जो होता है ना, उसके ऊपर जो है वो सोलर पैनल लगा रहता है। उस सोलर पैनल ऊर्जा की मदद, सौर ऊर्जा की मदद से उसमें खाना बन पाता है। तो उसमें भी जो है अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इतना बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। और जितने भी ये ऑब्जेक्टिव हैं पार्ट 1 के, फिजिक्स का जो पार्ट 1 है क्लास 10 का, उसके मोस्ट भी आए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि मुझे भी अगला वीडियो बनाने में फिर मोटिवेशन मिल पाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि अब उत्तल दर्पण में वस्तु ध्रुव पर होगा। फिर देखिए, अगर ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है, सपोज डेट, तो इसमें जो है वस्तु अगर ध्रुव पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मान लीजिए वस्तु हम लोग यहाँ रख दिए और यहाँ से मान लीजिए हम लोग फोकस दे रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब भी जो है यहाँ पे दोस्तों ध्रुव पर ही बनने वाला है। ठीक है, ध्रुव पर ही बनने वाला है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 24 की ओर। कहाँ आते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, यदि उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सीधा से आप लोग को अगर ध्यान कर लेना है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर ही बनेगा। यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमेशा फोकस पर ही बनेगा। चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे दोस्तों वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण क्यों ना हो, तो दोनों में प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है? दोनों में प्रतिबिंब फोकस पर ही बनने वाला है, फोकस पर ही बनने वाला है। ठीक है, आप लोग को इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। जो अवतल दर्पण का जो आर है, क्या है? आर है, और या तथा फोकस दूरी, इसका जो फोकस है एफ है, वो उसकी प्रकृति कैसी है? प्लस है या माइनस है? तो अवतल दर्पण जो होता है ना, वो हमेशा माइनस में होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण जो होता है वो हमेशा माइनस में होता है। तो इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों माइनस में होगा। इतना आप लोग को याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ, ये इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति होती है हमेशा धनात्मक होती है दोस्तों। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, यानी कि प्लस का होता है। तो ये आर भी क्या होंगे? प्लस में ही होंगे, और एफ भी क्या होंगे दोस्तों? प्लस में ही होंगे। फोकस दूरी भी प्लस में जाएगा और वक्रता त्रिज्या भी प्लस में ही जाने वाला है, लेकिन उत्तल दर्पण रहेगा तब, अवतल दर्पण में माइनस में जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, समतल दर्पण का प्रकाश का एक अच्छा क्या है? तो समतल दर्पण जो है ना, प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। समतल दर्पण कभी भी अपने पास प्रकाश को एब्जॉर्ब करके नहीं रखता है, जैसे ही। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन में बताया था, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे हम लोग दीप्तमान वस्तुएं कहते हैं। तो वही कह रहा है प्रकाश स्रोत, यानी हम प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांट सकते हैं, प्रकाश हमें किन किन चीज़ों से मिल सकती है। तो पहला है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक होता है, और दूसरा होता है मैन मेड यानी कि मानव निर्मित। अब प्राकृतिक यानी कि नेचुरल हम लोग को है, तो हमें प्रकाश जो है पहला सूर्य से मिलता है। पहला अगर हम लोग कहें तो सूर्य जो है वह सबसे बड़ा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। फिर दूसरा है मानव निर्मित यानी कि मैन मेड। मैन मेड में जैसे कि जिससे प्रकाश निकलता है, जैसे बिजली का बल्ब, आजकल तो का ज़माना आ गया, इसमें बहुत सारे लाइट है, एलईडी बल्ब्स हैं, टॉर्च हैं, विभिन्न प्रकार के हैं, मोमबत्ती हैं, और इन सभी चीज़ों को हम लोग मानव निर्मित यानी कि मैन मेड प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दें, ताकि जितने ही वीडियो हैं वह आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। फिर मिलते हैं दोस्तों आप सभी इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो पे। धन्यवाद।